हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की मॉक टेस्ट सीरीज 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बना लिया है, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे एंड ये मॉक टेस्ट सीरीज 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द इंडियन इंडस्ट्री फेस द प्रोसेस ऑफ रिट्रोग्रेशन एंड डिसेलरेशन बिकॉज ऑफ। देखिए, रिट्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का उल्टा होता है रेट्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन में हम आगे बढ़ते हैं, तो रेट्रोग्रेशन में क्या है, हम पीछे हो जाते हैं। ठीक है, एंड डिसेलरेशन होता है कि देखिए आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन बहुत ही कम स्पीड में बढ़ रहे हो, तो उसे हम डिसेलरेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री ठीक से ग्रो क्यों नहीं कर पा रही, क्या चीज इंडियन इंडस्ट्री के ग्रोथ में हैम्पर कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ ये ग्रोथ में हैम्पर कर रहा है। स्लैकनिंग ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, स्लैकनिंग यानी कि कम होना। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट का कम होना, ये भी हैम्पर करता है इंडस्ट्री के ग्रोथ को। एंड नैरो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज। देखिए, रूरल एरियाज में इतना मार्केट ही नहीं है इंडस्ट्रियल गुड्स की। ठीक है, तो इसलिए भी इंडस्ट्री हमारी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। तो ये तीनों ही चीजें हैम्पर कर रही है प्रोग्रेस को। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर वुड बी डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 52, डैश इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ए, wages of labor, B, charges for electricity, C, interest of owned money capital, या फिर D, payment for raw material। देखिए, implicit cost क्या होता है कि ओनर ने जो रिसोर्सेज अपने बिजनेस में लगाया, जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया, अगर वो कहीं और पे लगाता तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, राइट। तो जो इंटरेस्ट रिटर्न उसने फॉरगो किया उसी को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द इंटरेस्ट ऑफ ओन्ड मनी कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी डज नॉट इंक्लूड। देखिए, आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट में फोकस्ड है। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी में क्या इंक्लूड नहीं होता? ए, आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ। देखिए, आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ तो इंक्लूड होता है। आउटवर्ड ओरिएंटेड मतलब देश के बाहर मार्केट करना, मार्केट को ग्रो करने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ, राइट। अब देखिए, अब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छी बनानी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड आपको करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना। देश के बाहर मार्केट बनानी पड़ेंगी। सो ऑब्वियसली आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ यहाँ पे होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होगा, राइट। एंड इम्फोसाइजिंग कंपेरेटिव एडवांटेज भी होगा, क्योंकि देखिए अक्सर कंट्रीज उसी चीज की प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं जिनमें उनकी कंपेरेटिव एडवांटेज होती है ना। थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज भी हमें यही कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीज को वही गुड बनाना चाहिए जिसमें उसका कंपेरेटिव एडवांटेज हो, एंड वही गुड एक्सपोर्ट करनी चाहिए, राइट। तो ये तीनों ही पार्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जनरली हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होता। देखो, एक्सपोर्ट करने के लिए, ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन करें, तो ठीक है। अक्सर जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो एंड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो वन साइडेड तो नहीं होगा ना, आप एक्सपोर्ट करते रहो और बाकी कंट्री को यहाँ पे इंपोर्ट करने ही ना दो, ऐसा नहीं होता, राइट। एंड कई सारे जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल्स उनको इंपोर्ट ही करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन आप नहीं कर सकते, तो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, इन बोथ शैम्बरलिन एंड किंग डिमांड कर्व मॉडल्स द ओलिगोपोलिस्ट। देखिए, शैम्बरलिन तो आपने पढ़ा नहीं होगा, आपके सिलेबस में भी नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप बस किंग डिमांड कर्व मॉडल को याद रख के, ध्यान में रखे, ये आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इन किंग डिमांड कर्व मॉडल द ओलिगोपोलिस्ट ए रिकॉग्नाइज देयर इंडिपेंडेंस। देखिए, ओलिगोपोली में फर्म इंडिपेंडेंट होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं? वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, राइट। एक दूसरे पे ये नजर रखे होते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बहुत फ्यू फॉर्म्स होते हैं, एंड कोई भी अगर प्राइस में चेंज करता है या कोई भी अपने स्ट्रैटेजी में चेंज करता है तो बाकी फॉर्म्स को भी उससे असर होता है। तो इसलिए ये एक दूसरे पे नजर रखते हैं एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। सो रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस कहना यहाँ पे गलत होगा। बी, डू नॉट कोल्यूड। देखिए, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो ओलिगोपोलिस्ट है वो
कोल्यूसिव भी हो सकते हैं, नॉन कोल्यूसिव भी हो सकते हैं, राइट। कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है कि वो साथ में काम करते हैं, साथ में डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस रखना है, कितना आउटपुट बनाना है, ठीक है। लेकिन शैम्बरलिन का मानना है, लेकिन शैम्बरलिन एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने किंग डिमांड कर्व को एक्सप्लेन किया था, और इनका मानना है कि जो ओलिगोपोलिस फर्म्स है वो जनरली कोल्यूट नहीं करना चाहते, वो अपना अपना सोचना चाहते हैं, सब अपना अपना ग्रोथ का देखते हैं, अपने अपने आउटपुट के देखते हैं। हाँ, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर कोई एक प्राइस चेंज करेगा तो बाकी को भी अफेक्ट करेगी, लेकिन हम साथ में ग्रो करते हैं, साथ में प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा कोई साथ साथ वाला मोटिव उनका नहीं होता। सारे फर्म सिर्फ अपने ग्रोथ पे ही ध्यान दे रहे होते हैं, उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए शैम्बरलिन का मानना है कि दे डू नॉट यूजुअली कोल्यूट, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कह सकते हैं। एंड सी, टेंड टू कीप प्राइसेस कांस्टेंट। तो हमें तो पता है कि ओलिगोपोली में क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो प्राइसेस यूजुअली कांस्टेंट ही ये लोग रखते हैं। सो दिस वुड आल्सो बी करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट है। अब आपके उसमें क्या किया है ना, आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर में ऑल ऑफ द अबव आंसर किया है, लेकिन देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है ही, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट में ये क्वेश्चन डाल के देखा, तो मुझे क्या मिला कि एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस लिखा होना चाहिए था। तो शायद ये इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस करें तो फिर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होता है, देन हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट में कई सारे और भी साइट्स में ये क्वेश्चन पूछी गई है और सारे में इंटरडिपेंडेंस वर्ड यूज किया है इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने भी वही से क्वेश्चन छापा होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा, ठीक है। तो आप करेक्ट कर देना, ऑप्शन ए शुड बी रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 55, डैश डिपिक्ट्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इनमें से कौन सा कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बताता है। देखिए बजट लाइन, अब बजट लाइन तो कंज्यूमर के बजट के बारे में बताता है, राइट, कि विद इन अ सर्टेन बजट व्हाट आर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन बाय। सो ये टेस्ट के बारे में तो नहीं बताता। एवरेज कॉस्ट कर्व एक फर्म के कॉस्ट के बारे में बताता है, कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में नहीं बताता। इनडिफरेंस मैप, अब इनडिफरेंस मैप, हाँ ये टेस्ट के बारे में बताता है, क्योंकि इनडिफरेंस मैप क्या है, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स, राइट। और इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे हमें पता चलती है कि व्हाट आर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन दे, यानी कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर इक्वली प्रिफर करे, ठीक है। तो हाँ ये कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में हमें बताती है। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। अगेन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी देखिए सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बताती है, टेस्ट के बारे में नहीं बताती। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, budgetary deficit can be expressed as a the excess of public expenditure over public revenue। हाँ तो इसी को हम budgetary deficit कहते हैं, राइट, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। बी, द सम ऑफ डेफिसिट ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड डेफिसिट ऑन कैपिटल अकाउंट। हाँ देखिए बजटरी डेफिसिट में दोनों रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को इंक्लूड किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। The portion of government expenditure which is financed through the sale of 91 days treasury bill and drawing down of cash balance। देखिए अब अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू इनफ नहीं है एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे जुटाना पड़ेगा ना, जिससे आप एक्सपेंडिचर कर सको। तो गवर्नमेंट कहाँ से जुटाती है, यूजुअली वो बोरो करती है, फाइनेंस करती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोरोइंग इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है, पब्लिक को ट्रेजरी बिल देती है और उसके बदले में पब्लिक से पैसे लेती है, राइट। एंड यूजुअली ये ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी 91 डेज की रखी हुई होती है, कि 91 डेज तक ये पब्लिक का पैसा रखती है, फिर 91 डेज के बाद वापस दे देती है विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एक फाइनेंसिंग ऑप्शन होता है जब गवर्नमेंट बजट डेफिसिट फेस करता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी डी, ऑल द अबव। Question number 57. The degree of monopoly power is measured in terms of difference between A. marginal cost and price, B. average cost and average revenue, C. marginal cost and average cost, या फिर D. marginal revenue and average cost।
देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस। देखिए क्या होता है ना, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, आपका मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट वो आपके प्राइस के बराबर होता है, राइट। यानी कि फर्म उतना ही प्राइस रख सकते हैं जितना इनका एडिशनल कॉस्ट लगा है, और ये प्राइस वो मार्केट से लेते हैं, प्राइस टेकर्स होते हैं, राइट। तो इसलिए इनको आपने मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जितना कॉस्ट लगा वो एडिशनल यूनिट बनाने में, उसकी प्राइस उतनी ही रखनी पड़ती है। तो देखिए अगर इनके पास थोड़ा सा भी मोनोपोली पावर होता तो क्या ये अपने कॉस्ट के बराबर प्राइस कोई रखना चाहेगा, कॉस्ट से थोड़ा ऊपर रखना चाहेगा हर कोई प्रॉफिट के लिए, राइट। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट कंपटीशन में कोई मोनोपोली पावर ही नहीं है तो इसलिए इनको कॉस्ट के बराबर रखना पड़ता है। अब मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस रखना उनको जरूरी नहीं है, वो प्राइस थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि मोनोपोली कंपटीशन में थोड़ा सा ज्यादा मोनोपोली पावर है एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो अगेन इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि ओलिगोपोली में देयर आर कंपटीशन इज लेस, ठीक है, फर्म्स वैसे भी बहुत फ्यू होते हैं, कंपटीशन लेस होता है, तो वो प्राइस थोड़ा सा ऊपर रख सकता है एज कम्पेयर टू मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। एंड अगर हम मोनोपोली की बात करें तो उसमें प्राइस वो सबसे ज्यादा ऊपर रखता है अपने मार्जिनल कॉस्ट से, क्योंकि मोनोपोली में प्राइस में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्ट के पास, राइट, एज कम्पेयर टू अदर मार्केट फर्म्स। तो देखिए ये देख के हम पता लगा सकते हैं कि किसके पास कितनी मोनोपोली पावर है, ठीक है। अगर प्राइस को बिल्कुल आपको कॉस्ट के बराबर रखना पड़ रहा है तो आपके पास बिल्कुल भी मोनोपोली पावर नहीं है, और अगर आप बहुत ऊपर रख पा रहे हो प्राइस को एज कम्पेयर टू योर मार्जिनल कॉस्ट तो फिर हमें समझना होगा कि ये मोनोपोली सिचुएशन है। तो ठीक है, इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस को कंपेयर करके हम एक फर्म की मोनोपोली पावर को बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया बट समझाना भी जरूरी था, है ना। सो 57 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts the average variable cost and average total cost curves, A at different points, B at the falling part of each curve, C at their respective minimas, या फिर D at the rising part of each curve। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, at the respective minima। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, ये दोनों ही कॉस्ट की कर्व को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, राइट। अब जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व इनको कट करता है ये राइज करने लग जाते हैं, यानी कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया इनको वो इनके मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमास। क्वेश्चन नंबर 59, फर्म्स सप्लाई कर्व इज द डैश पार्ट ऑफ द डैश स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द पॉइंट मिनिमम ABC, राइजिंग AC कर्व, फॉलिंग AC कर्व, राइजिंग MC कर्व या फिर फॉलिंग MC कर्व। देखिए यहाँ पे आपका आंसर है सी, राइजिंग MC कर्व, यानी कि यहाँ पे राइजिंग, यहाँ पे MC कर्व, ठीक है। फर्म सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द MC कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द पॉइंट मिनिमम ABC। देखिए अब इसका मतलब क्या, देखिए ये यूजुअली ट्रू होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देखिए आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, वो आपको कैसे पता चलता है, जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, राइट। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा, है ना। आपको फिर पता चलेगा कि इतना क्वांटिटी मुझे प्रोड्यूस करना है। देखिए अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वही तो आपका प्राइस भी होता है ना। मार्जिनल रेवेन्यू इसको एवरेज रेवेन्यू इसको प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो फिर हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस, राइट। यानी कि देखिए अब जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट का प्राइस लाइन को कट करेगा या मार्जिनल रेवेन्यू लाइन को कट करेगा, एक ही बात है, दोनों एक ही लाइन होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये प्राइस लाइन को कट करेगा वही आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा, यानी कि वही आपको बताएगा कि कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितनी आपको सप्लाई करनी चाहिए, राइट। अब एक पर्टिकुलर प्राइस में कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए, एक्चुअल में वही तो आपका सप्लाई कर्व भी होता है ना। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना वही आपका सप्लाई कर्व भी बता देता है कि इट एक्ट्स एज अ सप्लाई कर्व आल्सो,
क्योंकि जहाँ जहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व प्राइस लाइन को कट करता है उतना ही आपको क्वांटिटी सप्लाई करना है फॉर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फ्रॉम सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द MC कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द पॉइंट मिनिमम ABC। देखिए अब अबव द पॉइंट मिनिमम ABC क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हमारा प्राइस, ठीक है, ABC से भी कम है तो इन दैट केस तो हम सप्लाई ही नहीं करेंगे ना, हमें तो शट डाउन करने में फायदा होगा। अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है फिर तो शट डाउन कर दे, है ना। लेकिन जहां से हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होना स्टार्ट होएगा हम वहीं से तो सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द पॉइंट मिनिमम ABC, यानी कि ABC से ऊपर का जो MC कर्व का पार्ट होता है, ठीक है, तो वही आपका फॉर्म का सप्लाई कर्व हमें बताता है। तो अगेन एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी हो गई बट आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 60, अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल more units of output dash at the same price, at higher price, at constant price, at constant price। देखिए यहाँ पे भी अगेन इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन डी में एट कांस्टेंट प्राइस नहीं होना चाहिए था, एट लोअर प्राइस होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस बोला हुआ है। सो ऑप्शन डी इज एट लोअर प्राइस। देखिए अब मोनोपोली में क्या होता है, आपको पता है कि मोनोपोली की जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, राइट। यानी कि अगर उन्हें आपका क्वांटिटी इंक्रीज करना है, द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करना है तो उनको प्राइस लोअर करनी पड़ेंगे। सो फर्म विल बी एबल टू सेल मोर यूनिट ऑफ आउटपुट एट लोअर प्राइस वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी एट लोअर प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज हेजिंग? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन प्राइस मूवमेंट इन एसेट, सी when exchange rate is unlocked for future supplies of foreign exchange, या फिर none of these। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। हेजिंग क्या करता है, हमें रिस्क से बचाता है। किस तरीके का रिस्क? जो एसेट्स में प्राइस मूवमेंट होता है ना, देखिए यूजुअली जैसे आपके फाइनेंशियल एसेट्स है उनमें ये रहता है कि कभी कभार उनकी प्राइस ऊपर हो सकती है, कभी नीचे हो सकती है, तो ये रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये रिस्क से बचाने के लिए लोग हेजिंग करते हैं to protect themselves from price movements in their assets, ठीक है। Question number 62, what is economic planning? It refers to central planning authority. It refers to the planning of agricultural production. It means development in the seller's market. या फिर D, a process through which targets are being achieved as per the need and means of the economy। तो ये तो काफी आसान था गेस करने के लिए भी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि आप इकोनॉमी में टारगेट सेट करते हो एंड वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हो। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म? यानी कि कैपिटलिज्म के फायदा क्या क्या है? ए, इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये एक फायदा है। देखिए कैपिटलिज्म में सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है कि लोग सब अपने बारे में सोचते हैं, राइट, कि कैसे ग्रो करें, कैसे ज्यादा पैसा कमाएं, और उस चक्कर में पूरी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। सो यस, दिस इज एक फायदा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, इट लीड्स इकोनॉमिक बैलेंस इन द कंट्री। नहीं, कैपिटलिज्म में हमें बैलेंस देखने को तो नहीं मिलता, अक्सर रिच एंड पुअर के बीच में ज्यादा गैप देखने को मिलता है, राइट। सो ये डीमेरिट है। इट लीड्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगेन नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इट लीड्स टू, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। तो ये तीनों, देखिए ये तीनों ही डीमेरिट्स है, मेरिट सिर्फ ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, agrarian reforms in agriculture brought institutional reforms, technical reforms, land reforms, या फिर all three mentioned। देखिए हमारा आंसर है all three mentioned। जब एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आया था ना, एग्रेरियन रिफॉर्म, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म आई थी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि जहाँ से ये लोन लेते हैं, कैसे लोन देना है, ठीक है, किस तरह से देना है, या फिर मार्केट कैसे करनी है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स में आता है कि किस तरह की सीड्स यूज करनी है, हाई यील्डिंग सीड्स यूज करनी है, फर्टिलाइज करनी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट जो लेके आई, जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लेके आई, वो सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स में आते हैं, ठीक है। एंड लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है, जैसे कि जो लैंडलेस पीजेंट्स थे उनको भी लैंड दे दिया गया, ठीक है। एंड एक जस्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अमीरों से जो बहुत हैवी लैंड लॉस थे, जिनके पास काफ़ी सारे ज़मीन थी, तो उनसे लैंड लेके गरीब को देने की कोशिश की, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की।
तो वो सारे लैंड रिफॉर्म्स में आते हैं। तो ये तीनों ही रिफॉर्म हुआ था, तो हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 65, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर नॉन ऑफ द अबव। देखिए इंटरेस्ट रेट पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में यूजुअली जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है या फिर मनी सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करता है ना। फिस्कल पॉलिसी में यूजुअली टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को चेंज किया जाता है, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। सो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म नीति इन नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टोटल इम्प्रूवमेंट, सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर है ए, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कैसे आपने प्लान्स एंड पॉलिसीज के थ्रू नीति इंडिया को ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इसका फुल फॉर्म भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। क्वेश्चन 67, वन ऑफ द रीजंस मेंशन्ड बिलो डजंट जस्टिफाई इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। यानी कि इनमें से एक ऐसा कारण है जो टैरिफ को जस्टिफाई नहीं करता, यानी कि टैरिफ लगाने से ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट को बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ए, इट विल इनहेंस कंज्यूमर सॉवरेनिटी। देखिए कंज्यूमर सॉवरेनिटी कब इनहेंस होगा? जब कंज्यूमर के पास काफी सारे चॉइसेस होंगे, है ना। लेकिन अगर हम टैरिफ लगाएंगे इंपोर्टेड गुड्स में तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं रह जाएंगे, क्योंकि टैरिफ से जो गुड्स है वो महंगी हो जाती है, राइट। तो महंगे तो कंज्यूमर चूज नहीं कर पाएगी ना। देखिए मान लीजिए आपकी डोमेस्टिकली जो गुड्स प्रोड्यूस होती है उसका प्राइस है ₹25 और बाहर वही गुड ₹20 में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब यही ₹20 में इंडिया में बेचने दिया जाता तो कंज्यूमर के पास चॉइस होता कि सेम गुड या सेम क्वालिटी की गुड वो कम प्राइस में खरीद पाए, ठीक है। तो इससे कंज्यूमर का फायदा होता। लेकिन अब अगर हम इस पे टैरिफ लगा देंगे, ठीक है, इसे 26 रुपीज कर देंगे तो कंज्यूमर को ये महंगा पड़ जाएगा, राइट। तो इनको जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड है, जो लो क्वालिटी गुड है, उसमें इनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो देखिए कैसे जो टैरिफ है ये कंज्यूमर के चॉइस को इनहेंस करने में हेल्प नहीं करती, ठीक है। सो इट डज नॉट इनहेंस कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो ये पॉइंट जस्टिफाई नहीं करता टैरिफ को। सो आई गेस हमारा आंसर यही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। बी, इट हेल्प्स इन कर्बिंग बीओपी डेफिसिट। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होता है? जब हमारा इंपोर्ट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना एक्सपोर्ट से, तब बीओपी डेफिसिट होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप टैरिफ लगाओगे इंपोर्ट में तो इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। तो आपकी बैलेंस ऑफ डेफिसिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो हाँ, इट हेल्प्स इन कर्बिंग बीओपी डेफिसिट, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रेजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, हाँ, क्योंकि टैरिफ गवर्नमेंट का रेवेन्यू का पार्ट होता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स। तो ये भी करेक्ट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो फायदा होता है टैरिफ लगाने से, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। तो ये तीनों कारण जस्टिफाई करता है, लेकिन ऑप्शन ए जस्टिफाई नहीं करता। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 68, डैश refers to that portion of the total deposit that commercial bank is required to keep with RBI in the form of reserves. A, compulsory reserve ratio, B, statutory liquidity ratio, C, legal reserve ratio या फिर D, cash reserve ratio। तो ये आंसर इज डी, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट होता है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई सर्टेन परसेंटेज एक तय कर देता है, जैसे कि 4% रखना है या 5% रखना है, तो दिस मच % ऑफ द डिपॉजिट हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना ही रखना पड़ता है, ठीक है। देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो ये भी सर्टेन % ऑफ डिपॉजिट ही होता है जो कि एज अ रिजर्व ही रखना होता है ये भी, लेकिन एसएलआर जो है ये बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है। ये आरबीआई के पास रखना जरूरी नहीं है, ये खुद के पास एज अ रिजर्व रखना जरूरी है, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो ये तो आरबीआई के पास ही रखी जाती है, ठीक है। इट इज केप्ट विद आरबीआई, सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच वन मेक्स जीडीपी एंड इम्प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। देखिए जीडीपी की यानी कि कमी कमजोरियों के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हाँ, ये एक कमी है जीडीपी के कि जीडीपी में हम अक्सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, जो वॉलंटरी वर्क है, तो इस तरह के वर्क को हम नहीं कंसिडर करते हैं ना। सो हाँ, ये एक आप कह सकते हो एक डीमेरिट है जीडीपी की, ठीक है। एक्सटर्नैलिटीज, सिमिलरली जो एक्सटर्नैलिटीज है
हम उनको कंसिडर नहीं करते जीडीपी में। हम चीज़ों की प्राइस को कंसिडर करते हैं, वैल्यू कंसिडर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। लेकिन प्राइस में जो एक्सटर्नलिटी है, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, वो इंक्लूड नहीं होती है ना। जैसे कि मान लीजिए अब आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है उससे, लेकिन ओवर प्रोडक्शन करने से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ कहाँ जीडीपी में दिखती है? नहीं दिखती है ना। तो देखिए जो एक्सटर्नलिटी है वो जीडीपी का पार्ट, वो जीडीपी में नहीं दिखती, ठीक है। कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अगेन जीडीपी से हमें ये तो पता चलता है कि हमने देश में क्या प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया, हमारा इनकम क्या है, लेकिन इनकम का कंपोजिशन हमें नहीं पता चलता कि क्या ये सारे मेरिट गुड्स से ही आए हैं या डीमेरिट गुड्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, क्या हम हार्मफुल चीज़ें ज़्यादा बना रहे हैं यूजफुल चीज़ों से, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का भी नहीं पता चलता कि इनकम किसके पास कितना जा रहा है, ठीक है, क्या इनकम जो गैप है कंट्री में इंक्रीज हो रहा है या सिर्फ रिच लोग को ही ज़्यादा इनकम मिल रहा है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो चीज़ भी हमें जीडीपी से नहीं पता चलती, ठीक है। तो बिकॉज ये सारी चीज़ें जीडीपी में नहीं कंसिडर होती, तो इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट, डोमेस्टिक पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आंसर इज ए, ट्रांसफर पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ट्रांसफर पेमेंट होता है, आपने गवर्नमेंट को डेट दिया तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगा, राइट। देखिए ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर आपको कुछ पे कर रहा है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गुड और सर्विस इन रिटर्न, तो वो हमें उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। अब जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रहा है तो कोई गुड या आपकी कोई सर्विस के बदले में नहीं दे रहा है ना, आपसे डेट लिया था तो इसलिए उसका आपको इंटरेस्ट दे रहा है, so it forms part of a transfer payment only. Question number 71, are fiscal and monetary policies opposite of each other? A, yes, they are opposite of each other. B, fiscal policy is superior to monetary policy. C, no, these policies are complementary to each other. या फिर D, none of these. देखिए फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, ये ऑपोजिट नहीं होता। देखिए जब भी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है तो हम फिजिकल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी ही यूज करेंगे एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस हम टूल्स अलग अलग यूज करते हैं, लेकिन दोनों का यूजुअली एम सेम ही होता है। देखिए आप फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी करो एंड मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन करो, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको एक ही तरह से करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है इकोनॉमी को तो दोनों पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी रखनी पड़ेंगी, एक्सपैंड करना है तो दोनों पॉलिसी को एक्सपेंशनरी रखनी पड़ेगी। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, साथ साथ में चलते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 72, द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रीचेस जीरो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाई हो गया है वो चीज़ कंज्यूम करके, अब उससे ज़्यादा वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा कि उसका जो यूटिलिटी है वो जीरो हो चुका है, राइट, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। अब इसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी अब नेगेटिव होनी जाएगी, यानी कि वो इतना सेटिस्फाई हो चुका है उस प्रोडक्ट से, ठीक है। उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 73, following is not a factor affecting price elasticity of demand. A, price level। देखिए प्राइस लेवल तो अफेक्ट करती ही है प्राइस इलास्टिसिटी को। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज बेसिकली हाउ मच देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन यू चेंज प्राइस, राइट। अब प्राइस लेवल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्राइस को बहुत कम चेंज करो तो मे बी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज ना हो, राइट। लेकिन अगर आप प्राइस को बहुत ज्यादा चेंज करो सो मे बी योर डिमांड विल चेंज, ओके। सो प्राइस लेवल यानी कि कितने से आप प्राइस को चेंज कर रहे हो, इट विल अफेक्ट योर प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ऑप्शन सी में आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, इट ऑल्सो अफेक्ट्स प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स है तो आप क्विकली सब्स्टिट्यूट के पास जा सकते हो व्हेनेवर प्राइस चेंजेस, है ना, तो ज्यादा आप इलास्टिक होते हो। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होता है तो आप ज्यादा इनइलास्टिक होते हो। सो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स, एंड टाइम पीरियड भी अफेक्ट करता है। अगर प्राइस के साथ एडजस्ट करने में आपके पास लंबा टाइम है, यू हैव टाइम पीरियड, तो फिर आप इलास्टिक रहते हो, वरना आप इनइलास्टिक। कम टाइम है तो फिर आप शॉर्ट रन में यूजुअली इनइलास्टिक होते हो एंड लॉन्ग रन में आप इलास्टिक होते हो, है ना। सो देखिए ए, सी एंड डी ये तीनों अफेक्ट करती है प्राइस इलास्टिसिटी को, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस इलास्टिसिटी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि देखिए प्राइस इलास्टिसिटी में हम क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच की रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये सप्लाई को अफेक्ट करती है रादर देन डिमांड, सो इट इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल more units of output dash at the same price, at higher price, at constant price या फिर at lower price। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है और हमने कहा था करेक्ट आंसर वुड बी at lower price, right? Question number 75, which of the following statement is false? A, when marginal product rises, TVC increases at an increasing rate। देखिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट इस टाइम पे फॉल हो रहा होता है, राइट? और जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल होता है तो आपका टीवीसी इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट में नहीं होता, डिक्रीजिंग रेट में होता है, क्योंकि देखिए मार्जिनल कॉस्ट ही आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड होता है ना। तो इसलिए अगर मार्जिनल कॉस्ट ही कम है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। देखिए एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। लेट्स से मार्जिनल कॉस्ट अभी आपका 5 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 10 है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब कितना होगा, 10 + 4 होगा 14। अगेन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 17 होगा। तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। पहले 4 रुपीज से इंक्रीज हुआ, फिर ओनली 3 रुपीज से इंक्रीज हुआ, राइट? सो इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट या फिर डिमिनिशिंग रेट, ओके। सो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ओके। दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। ऑप्शन बी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस टीवीसी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो अभी हमने यही देखा है ना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है यानी कि जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल करता है टीवीसी डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होता है। सो दिस इज करेक्ट। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट टीवीसी इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जब कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होता है एंड टीवीसी भी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगा। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ये भी करेक्ट है। देखिए अब जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है तो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट आपका राइज होता है, ठीक है। तो अगेन एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट्स से मार्जिनल कॉस्ट आपका 5 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे राइज हो रहा है, सो लेट्स से ये 7 हो गया, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब लेट्स से अगेन ये राइज हो रहा है तो 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सिर्फ 7 रुपीज से राइज हो रहा था, अब 8 रुपीज से राइज हो रहा है ना। सो इट इज राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करता है यानी कि मार्जिनल कॉस्ट राइज होती है, सो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप बताओ। सो इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राइट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। सो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता लगाना है, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा ऑप्शन ए, और आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आपका ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर बताया है, बट विच इज नॉट ट्रू। देखिए आप खुद सोचिए, अगर ऑप्शन ए जो है, स्टेटमेंट ए जो है, अगर ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट कैसे हो सकता है। देखिए ए एंड डी दोनों करेक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए में क्या कहा है कि व्हेन एमपी राइजेस टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन अब डी में भी ये कहा है कि व्हेन एमपी फॉल्स टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो दोनों केस में इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज नहीं होगा ना, ए एंड डी में से एक तो फॉल्स स्टेटमेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ये कैसे कह सकता है कि बी फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं, ए एंड डी में से ही एक होना चाहिए एंड फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, ओके। इंस्टीट्यूट खुद यहाँ पे अपना आंसर जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन नंबर 76, अ फर्म कैन only earn normal profits in the long run. It is an implication of the following feature: large number of buyers and sellers, free entry and exit, availability of substitute या फिर full और partial control over price। देखिए एक फॉर्म लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है, वो किस वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एक्सिट। देखिए शॉर्ट रन में जब कोई फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है तो बाकी फॉर्म को दिखता है वो, राइट, कि अरे बाकी लोगों को, ठीक है, अरे वाह ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम भी चलो इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, हम भी प्रॉफिट कमाते, तो ये सोच के वो इंडस्ट्री में एंटर कर देते। अब क्योंकि फ्री एंट्री है, एंट्री करने में तो कोई रुकावट है ही नहीं, तो बहुत सारे लोग फिर एंटर कर लेते हैं,
फिर बहुत सारे फॉर्म्स हो जाते हैं, तो किसी को भी फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं तो कंपटीशन होता है, प्राइस लोअर हो जाती है, तो आपकी प्रॉफिट फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे आपका रीजन फॉर दिस इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 77, कैलकुलेट M1 फ्रॉम द फॉलोइंग मॉनिटरी एग्रीगेट्स। तो यहाँ से हमें M1 निकालना है। तो देखिए M1 में करेंसी विद पब्लिक इंक्लूड होता है राइट। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये भी होता है। बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, ये M1 में नहीं होता, ये आपके रिजर्व मनी में इंक्लूड होता है ना, लेकिन M1 में हम इसे नहीं इंक्लूड करते। डिमांड डिपॉजिट, हाँ ये भी इंक्लूड होता है M1 में। टाइम डिपॉजिट इंक्लूड होता है, नहीं, टाइम डिपॉजिट M3 में इंक्लूड होता है, नॉट इन M1 राइट। तो देखिए यहाँ पे हमें बस ये तीन ही फिगर्स को ऐड करना है। सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन ए, 9,32,874 करोड़। ठीक है, आप ऐड करके देख लो, ये आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 78, बैंक ऑन अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस बिटवीन ए इंटरेस्ट चार्ज टू डिपॉजिटर्स एंड इंटरेस्ट ऑफर्ड टू बोरोवर्स। देखिए डिपॉजिटर को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या डिपॉजिटर को देते हैं राइट। चार्ज तो बोरोवर से करते हैं, सो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। बी, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो इंटरेस्ट लोन पे चार्ज करता है बैंक, वो बैंक के लिए रेवेन्यू है, एंड जो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है डिपॉजिट में, वो उसके लिए एक्सपेंस है राइट। तो ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो बैंक का प्रॉफिट निकल आएगा। ऑप्शन सी, डिपॉजिट एंड लोन बैलेंसेस। देखिए जो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, एंड लोन बैलेंस जो बैंक है वो उनके लिए एसेट है। तो ये एसेट लाइबिलिटीज है, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी से आप प्रॉफिट नहीं कमाते, प्रॉफिट आप इनकम एंड एक्सपेंस से कमाते हो, ठीक है। अगेन लाइबिलिटी एंड डिपॉजिट्स, अगेन ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गए। मैम यहाँ पे प्रॉफिट हमसे पूछा गया है, तो प्रॉफिट आपका इनकम एंड एक्सपेंस से निकलता है, एसेट एंड लाइबिलिटी से नहीं। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, अंडर विच यूनियन दे हैव और फॉलो अ कॉमन मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर नन ऑफ दिस। देखिए आंसर यहाँ पे है इकोनॉमिक यूनियन में। इकोनॉमिक यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड उनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, यानी कि मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, वो भी ये कन्वर्ज कर लेते हैं, एक ही पॉलिसीज, सिमिलर पॉलिसीज ही बनाने की कोशिश करते हैं, या एक ही पॉलिसी सब फॉलो करते हैं, ताकि इन कंट्रीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में इनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक यूनियन में ऐसा होता है। तो ये कस्टम यूनियन में क्या होता है कि कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड तो होता है, लेकिन इस तरह से हमें पॉलिसीज की कन्वर्जेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन 24th July 1991, 15th August 1990, 10th January 1995 या फिर none of these। द आंसर इज 24 जुलाई 1991। देखिए ये पॉलिसी के बाद जो इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म आई। देखिए 90s से पहले क्या होता था, इंडिया ज़्यादातर एक सोशलिस्ट लेड इकोनॉमिक पॉलिसी रखता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया, इकोनॉमी में सुधार आए, जो LPG करके हम पढ़ते हैं ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसी पॉलिसी ने ये करने में, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आने में मदद करी है, ठीक है। तो ये कब हुआ है, 1991 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81, मेजर्स ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स इंक्लूड इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, हाँ ये रिफॉर्म में आता है। इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, दिस इज ऑल्सो अ रिफॉर्म। एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड एलोकेशन ऑफ अननेसेसरी सब्सिट्यूट्स, ये तीनों ही रिफॉर्म्स में आते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, ऑल द अबव। Question number 82, as per the Economic Survey 2023-2024, the contribution of service sector is 55%, 60%, 45% या फिर none of these। देखिए हमारा आंसर है A, 55%। इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 ने कहा है कि सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है, 55% है। देखिए सर्विस सेक्टर जो है इंडिया के GDP में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आप देख सकते हो, देखिए मोर देन 50% यहाँ पे सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो इट इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द GDP। क्वेश्चन नंबर 83, क्वांटिटेटिव केसिंग नहीं, यहाँ पे ईजिंग होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ कॉमन नेम फॉर ए एसेट सेलिंग बाय सेंट्रल बैंक, एसेट परचेजिंग बाय सेंट्रल बैंक,
लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर कमर्शियल बैंक लेंडिंग या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग इज कॉमन नेम फॉर एसेट परचेजिंग बाय सेंट्रल बैंक। देखिए ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है। अगर जो आपके नॉर्मल कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी टूल जैसे कि इंटरेस्ट रेट को लोअर करना, तो अगर ये काम नहीं करती है इकोनॉमी में, तो फिर क्या करता है आरबीआई, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, यानी कि एसेट परचेज कर लेता है। ठीक है, अब एसेट परचेज करने से क्या होता है, देखिए आप इकोनॉमी से एसेट परचेज करोगे तो इकोनॉमी में पैसा आप दोगे, राइट, तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंफ्यूज होगी, फिर इकोनॉमी में थोड़ा सा हलचल आएगी। जैसे इकोनॉमी में लिक्विडिटी पैसा आएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगा। ठीक है, तो रिवाइव करने के लिए ये किया जाता है। यूजुअली तो आप इंटरेस्ट रेट लोअर करके भी रिवाइव कर सकते हो, राइट, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लोअर करने के बाद भी इकोनॉमी रिवाइव नहीं होता। सो इन दैट केस आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग से लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 84, पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस बिकॉज ऑफ व्हाट? टैक्स एस्टिमेशन, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स अवॉइडेंस या फिर टैक्स इवेशन। देखिए हमारा आंसर है टैक्स इवेशन। पैरेलल इकोनॉमी यानी कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी, जहाँ पे आप ब्लैक में धंधा करते हो, उसको पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जो आप ऊपर सफेद में करते हो ना, तो वहाँ पे तो आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बहुत कम इनकम दिखाते हो ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े, लेकिन अंदर ही अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप ब्लैक में सामान खरीद बेच रहे होते हो। आपका इनकम तो आ रहा होता है लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे होते हो, ठीक है, टैक्स इवेड करने के लिए। तो इससे क्या होता है, पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ M1, M2, M3? देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आप हाईएस्ट से शुरू करोगे, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी यानी कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड है आप उसे पहले रखोगे। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, M1, राइट, उसके बाद M2 एंड उसके बाद M3, है ना। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, M1 इज मोर लिक्विड, ठीक है, ग्रेटर देन M2, ग्रेटर देन M3। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज करते हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लेंडिंग के लिए। इनकी मैच्योरिटी यूजुअली 1 ईयर से भी कम होती है, ठीक है, इट इज लेस देन 1 ईयर। तो इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मनी मार्केट। देखिए अब ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो मैच्योरिटी है यूजुअली सिर्फ 91 डेज की होती है। सिमिलरली कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यूज होता है, ये कंपनीज यूज करते हैं शॉर्ट टर्म पब्लिक बोरोइंग के लिए, ठीक है, इसकी भी मैच्योरिटी यूजुअली 91 डेज होती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगेन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसका भी 1 ईयर से कम ही मैच्योरिटी होती है। तो ये तीनों ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन इक्विटी शेयर को हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मानते, क्योंकि इक्विटी शेयर में आप क्या कर रहे हो, आप एक कंपनी के ओनर बन रहे हो, राइट, तो आप लॉन्ग टर्म उस कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो इसलिए इक्विटी शेयर इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question number 87, dumping refers to A, reducing tariff, B, sale of good abroad at a lower price below the cost and price in the home market। तो हाँ, इसी को हम डंपिंग कहते हैं। देखिए डंपिंग में क्या होता है कि कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, आपके कंट्री में अपना गुड्स डंप कर रहा है, यानी कि जो उसका कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस में आपके मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, या फिर जो प्राइस में वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचता है उससे भी कम प्राइस में बेच रहा है, एक तरीके से डंप कर रहे हैं आपको सारे कुछ, ठीक है, तो उसी को हम डंपिंग कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। देखिए लेकिन सी डी भी देख लेते एक बार। देखिए बाइंग गुड्स एट लो प्राइस अब्रॉड एंड सेलिंग एट हाई प्राइस लोकली, नहीं ये तो ऑपोजिट हो गया, ठीक है, इससे आर्बिट्रेज हो सकती है। देखिए एक लो प्राइस मार्केट से आप खरीद के हाई प्राइस मार्केट में बेचोगे तो इसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर गुड्स सेलिंग फॉर लो प्राइस, नहीं ये भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following theories suggests that firms seek to penetrate new markets over time? Theory of competitive advantage, product market theory, imperfect market theory या फिर none of these? देखिए इसका एक्चुअली आंसर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। ओके मैं लिख देती हूँ एक बार, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहता है, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को ना ये 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज, ठीक है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आपकी, और एंड में आता है आपका डिक्लाइन स्टेज। तो इस तरह से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड कर देता है
एंड ये थ्योरी कहता है कि जैसे ही प्रोडक्ट एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करती है ना, तो ये न्यू मार्केट को फिर पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी होनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन में दी ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। तो आई थिंक ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो आप इसको आउट क्वेश्चन मान दो। लेकिन पहले जब मैंने फाउंडेशन दिया था बहुत साल पहले, तो तब ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो आपकी बुक में कहीं है। इफ आई एम रॉन्ग देन लेट मी नो, बट आई थिंक ये नहीं है राइट आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 89, हु प्रोपाउंडेड द प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी? पॉल सैमुएल्सन, एल्फ्रेड मार्शल, अर्विंग फिशर या फिर मार्क्स? तो ये प्राइस इक्वलाइजेशन की थ्योरी पॉल सैमुएल्सन ने प्रोपाउंड किया था। अगेन ये थ्योरी आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं करी गई है, बट अब क्वेश्चन दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी क्या कहता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं ना, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि जो हमारे फैक्टर्स है ना, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल, उनके प्राइसेस इक्वल हो जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इतना ज्यादा हमने ओपन इकोनॉमी कर रखा है ना, ओपन बॉर्डर कर रखा है कि कहीं से भी लेबर उठाओ, कहीं से भी कैपिटल उठाओ, तो कैपिटल एंड लेबर का जो कॉस्ट या प्राइस होता है वो एक टाइम पे इक्वल हो जाता है। इसको हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन कहते हैं, और ये थ्योरी दिया है पॉल सैमुएल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 90, on all points of the rectangular hyperbola demand curve, elasticity of demand is equal to unity, 0, less than unity या फिर greater than unity। देखिए हमारा आंसर है इक्वल टू यूनिटी। हाइपरबोला जो डिमांड कर्व होता है उसका हर एक पॉइंट पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है, ठीक है। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, imposition of GST shifts the supply curve to the left, to the right as well as the left या फिर none of these। देखिए GST सप्लायर्स के लिए कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि एक तो ये उन्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, एंड GST को कंप्लाई करने के लिए भी इनको कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं राइट। तो इनका कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब कॉस्ट इंक्रीज होता है तो सप्लायर्स क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन कम करते हैं, तो सप्लाई भी कम होएगी। तो सप्लाई कम होएगी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 92, normative economics is also known as prescriptive economics, positive economics, applied economics या फिर none of these। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम प्रेस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है, यानी कि सजेशन दी जाती है कि ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए राइट। प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो इसलिए प्रेस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एडेड इन डैश कॉस्ट, इकोनॉमिक, सिंपल, अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ द अबव? द आंसर इज इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों अकाउंटिंग एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 94, द WTO established to implement the final act of round engagement of GATT, जेनेवा, उरुग्वे, टोक्यो या नन ऑफ दिस? देखिए तो कौन से राउंड ऑफ नेगोशिएशन में WTO एस्टैब्लिश हुआ था? उरुग्वे राउंड में हुआ था राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड नेमली इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट या फिर ऑल ऑफ दिस? देखिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। इन तीनों में ही गवर्नमेंट का अकाउंट बना हुआ होता है। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ये तो मेन अकाउंट हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड लोन्स एंड टैक्स कलेक्शन ये सारी चीज आती है, ठीक है। कंटिंजेंसी फंड होता है कि ये वो फंड होता है कि गवर्नमेंट कभी कभार अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ जाती है ना, जो बजट में सोचा नहीं होता, तो उसके लिए कंटिंजेंसी फंड होता है। एंड पब्लिक अकाउंट होता है जहाँ पे लोग पब्लिक का पैसा रखते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, जैसे PF की डिपॉजिट हो गए, ठीक है, जो बाद में पब्लिक को रिटर्न करना है, तो उस टाइप के यहाँ पे डिपॉजिट्स रखी जाती है। सो तीनों में ही गवर्नमेंट की अकाउंट होती है। आवर आंसर इज डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 96, बाय कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर द बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस, वंस, थ्राइस और क्वार्टरली। देखिए इलेक्शन ईयर में बजट यूजुअली ट्वाइस प्रेजेंट किया जाता है। बिफोर इलेक्शन एक इंटरिम बजट पास किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन से बिफोर आप फाइनल बजट पास नहीं कर सकते, ठीक है। और जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपके जो फाइनल बजट है वो पास किया जाता है। सो यूजुअली 2 बार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड्स। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट को अपने बजट में डेफिसिट दिखाई देता है ना, यानी कि खर्चा उसका ज्यादा होता है, इनकम नहीं होता, तो खर्चा जुटाने के लिए अब इनफ इनकम नहीं है,
तो कहाँ से जुटाएगा वो खर्चा, ठीक है। तो उसी को जहाँ से वो जुटाएगा जिस तरीके से, उसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं। तो फाइनेंसिंग कैसे करता है, देखिए बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, हाँ ऐसे बोरो करता है, ठीक है। अगर इनफ नहीं है तो बोरो करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट को, है ना। तो ये एक तरीका है फाइनेंस करने का। दूसरा है इशू ऑफ न्यू करेंसी बाय गवर्नमेंट, नया पैसा भी छाप सकता है, ठीक है। एंड विड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट, अगर पास्ट में कुछ बैलेंस एक्यूमुलेट करके रखा है तो वो भी अब यूज कर सकता है अपने खर्चे मीट करने के लिए। तो ये तीनों ही फाइनेंस करने का तरीका हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 98, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट कब आता है, जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हो तो तब प्राइमरी डेफिसिट आता है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम of fiscal policy in a developing country is economic stability, economic development, regional balance या फिर none of these। देखिए डेवलपिंग कंट्री में फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम होता है इकोनॉमी को डेवलप करना, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने की जरूरत है और फास्ट रेट में ग्रो करने की जरूरत है, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी यूजुअली एक्सपेंशन करने की तरफ ही यहाँ पे होता है। हालांकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रीजनल बैलेंस भी जरूरी है ना, इसको भी साथ साथ में लेके चलना पड़ता है, लेकिन प्राइमरी एम डेवलपमेंट का ही होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, which economic indicator is required to predict the turning points of the business cycle। देखिए बिजनेस साइकिल जो है, इकोनॉमी जो है, वो एक साइकिल से, एक फेज से दूसरे फेज में मूव कर रहा है कि नहीं, तो वो जानने के लिए हमें कौन से इंडिकेटर की जरूरत होती है, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंटल या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, किस मोड पे जा रही है, ठीक है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मॉक टेस्ट सीरीज 1। So with this we've come to the end of the video। लेकिन before you go I'd like to announce कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 to चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको, एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे, ओके। सो गाइज विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज 1। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।